जय हिंद दोस्तों, पीसीएस मेडिजिम में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप किसी भी स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने ये चैनल मूल रूप से पीसीएस की तैयारी के लिए बनाया है, लेकिन अगर आप इसके अलावा भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आरओ, एआरओ, एसएससी, सीजीएल वगैरह और सीटेट, यूपीटेट, तो भी आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर जो भी वीडियो डाले जाएंगे वो आपके जीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग पढ़ रहे थे पर्यावरण, और पर्यावरण में आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे। ये पीसीएस प्री में तो आता ही है, पीसीएस मेंस के सिलेबस में भी है। पर्यावरण वाला जो सिलेबस है उसमें आपके ये मेंस में भी काम आएगा, पीसीएस मेंस में। तो अच्छा टॉपिक है, इसे समझते हैं। जैव विविधता का मतलब होता है जीवों की विविधता, जीवों की विविधता, है ना। जीवों की विविधता मतलब होता है जीवों में कौन आएंगे? तीन। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में तीन जीव होते हैं। एक तो जंतु होते हैं, मनुष्य भी एक जंतु है, मैं कई बार बता चुका हूं। एनिमल्स में मनुष्य भी आता है। सारे टाइप के एनिमल्स, सारे टाइप के पादप और सारे टाइप के सूक्ष्म जीव। तो बायोडायवर्सिटी का मतलब क्या होता है, जैव विविधता का मतलब क्या होता है? जीवों की विविधता। और जीव कौन होते हैं? ये तीनों, जंतु, पादप, सूक्ष्म जीव। ये जितने ज्यादा प्रकार के होंगे, इनमें जितनी ज्यादा वैरायटी होंगी, उसको उतना ही जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र बोलते हैं। तो जैव विविधता का मतलब होता है किसी भी पारिस्थितिकी तंत्रों में जीवों की विविधता। जैसे अगर आप मान लें कोई घास का मैदान है और एक मरुस्थल है। मरुस्थल में क्या होगा? जीवन के विकास की पर्यावरणीय दशाएं कमजोर होंगी, है ना, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा। जीवन के विकास के लिए क्या चाहिए? जलवायु अच्छी होनी चाहिए, वहां पर पानी होना चाहिए, ज्यादा टेम्परेचर नहीं हो, ज्यादा ठंडा नहीं हो। इस तरह की जब जलवायु दशाएं होंगी, वहां पर जीव ज्यादा अच्छे से पनपेंगे, वहां पर जीवों का विकास अच्छा होगा। तो जहां पर जीवों के लिए पर्यावरणीय दशाएं, जैसे जलवायु, पानी, ठंडा, गर्म, ये सारी चीजें अच्छी होंगी, वहां पर जीवों के प्रकार उतने ही ज्यादा होंगे और वहां पर जैव विविधता उतनी ही ज्यादा होगी। मरुस्थल में या कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर बर्फ जमी हुई है, वहां पर इन जीवों के प्रकार कम होंगे। छोटे मोटे कोई जीव हैं या छोटे मोटे शैवाल वगैरह हैं पादपों में। लेकिन जहां पर जलवायु अच्छी है, वहां पर ये सूक्ष्म जीव भी बहुत ज्यादा मात्रा में होंगे, बहुत ज्यादा प्रकार के होंगे। और जहां पर जलवायु अच्छी होगी, वहां पर पौधे भी बहुत ज्यादा प्रकार के होंगे और जंतु भी ज्यादा होंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जैव विविधता से आप ये समझें कि जीवों का प्रकार, है ना, जीवों की विविधता। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जीवों की विविधता, और जीव ये होते हैं तो ये कितने प्रकार के हैं। अगर ये ज्यादा प्रकार के किसी क्षेत्र में है तो वहां की जैव विविधता ज्यादा होगी। अगर ये कम प्रकार के हैं, कम वैरायटी है इनकी, तो वहां पर जैव विविधता कम होगी। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन से पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता अधिक होगी। तो आप ये क्रम याद रखें। वो क्रम क्या है? एक तो होते हैं, जैसे आप पृथ्वी देखेंगे, इसको ऐसे बना दें, ये पृथ्वी है अगर, तो ये विषुवत रेखा है, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा, इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर। इससे ऊपर जाएंगे तो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक चलेंगे, है ना। तो ये यहाँ पर जो ये है आपकी कर्क रेखा, ये है मकर रेखा, है ना। इस क्षेत्र को बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अब इस क्षेत्र में वर्षा भी काफी अधिक होती है, टेम्परेचर भी ठीक ठाक रहता है, पानी की अवेलेबिलिटी भी अच्छी है। तो सबसे अधिक जैव विविधता होती है इस क्षेत्र में। तो सबसे अधिक जैव विविधता होगी उष्ण कटिबंधीय वन। यहां पर जो वन होंगे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, इस क्षेत्र को, ये है कर्क रेखा और ये है मकर रेखा, ये है विषुवत रेखा। इस क्षेत्र के बीच में, इस क्षेत्र को बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इस क्षेत्र में जीवों के प्रकार बहुत ज्यादा होते हैं, जैव विविधता बहुत अधिक होती है। इसके बाद आएगा उष्ण कटिबंधीय वन वालों के बाद आएगा आपके कोरल रीफ, प्रवाल भित्ति,
ये महासागरों में होती है, सागरों में होती हैं। तो मैंने ये पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कोरल रीफ क्या होती है। इसके बाद जैव विविधता यहाँ होती है। इसके बाद की जैव विविधता होती है आपकी आर्द्र भूमियों में, है ना। इसके बाद जैव विविधता होती है आर्द्र भूमियों के बाद उष्णकटिबंधीय महासागरों में, है ना। इसके अंदर जो पानी होगा महासागरों का वहां पर। इसके बाद जो जैव विविधता जहां पर ज्यादा होती है वो होते हैं घास के मैदान। इसके बाद जैव विविधता होती है मरुस्थल में। इसके बाद उपध्रुवीय क्षेत्र। उपध्रुवीय क्षेत्र होते हैं यहां से 23.5 से लेकर 66.5 डिग्री, ये वाले क्षेत्र, नीचे भी ऐसे ही 66.5 तक। अब उसके बाद ध्रुवीय क्षेत्र। ध्रुवीय क्षेत्र मतलब यहाँ उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, पूरी साल बर्फ रहेगी तो वहां पर कौन से जीव जंतु होंगे, कोई जीव जंतु नहीं होंगे। तो आप एक अंदाजे से भी लगा सकते हैं कहां पर जैव विविधता अधिक होगी, लेकिन उसमें क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन से पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता अधिक होगी। तो ये एक क्रम है जिसे आप याद रखेंगे और आई होप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसे कर पाएंगे, ठीक है। इस तरीके से जैव विविधता कम होती जाती है। और आप एक अनुमान लगाना चाहें तो आप ये भी लगा सकते हैं, अगर आपको प्रॉपर मैप के बारे में जानकारी है तो आप ये पता कर सकते हैं कहां पर जलवायु दिशाएं, पर्यावरण की दिशाएं विपरीत हैं और कहां पर अनुकूल हैं। उस हिसाब से वहां पर जैव विविधता का आंसर लगा सकते हैं। जैसे मैं अगर ये पूछूं घास के मैदान में जैव विविधता अधिक होगी या मरुस्थल में, तो आप बता देंगे घास के मैदान में, क्योंकि घास के मैदान में जीव जंतु विकास अच्छे से कर पाएंगे, है ना। अब कोई पूछे ध्रुवों पर जैव विविधता कैसी होगी, तो बहुत कम होगी, क्योंकि ध्रुवों पर बर्फ जमी रहती है, वहां पर जीवों के प्रकार नहीं मिलेंगे, वहां पर जीव नहीं पाए जाएंगे। तो पहले इस पोर्शन में मैंने आपको ये बताया कि जैव विविधता क्या होती है और कहां पर ज्यादा होती है, कहां पर कम होती है। अगला समझते हैं हम, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें। आगे समझते हैं प्रवणता क्या होती है। जैव विविधता की प्रवणता ग्रेडियंट ऑफ बायोडायवर्सिटी, इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ बायोडायवर्सिटी। ये क्या होती है कि ये जो हमारी पृथ्वी है इसमें आप अगर निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश पर जाएंगे तो बायोडायवर्सिटी क्या होगी, कम होगी। अगर आप पृथ्वी पर यहाँ भूमध्य रेखा पर रहते हैं और यहां से ऊपर जा रहे हैं और ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो बायोडायवर्सिटी लगातार घटती जाएगी। जैव विविधता की प्रवणता यह होती है कि जैव विविधता जो होती है वो आप निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश पर जाएंगे, मतलब विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता घटती जाती है ना। और किसी पर्वत, जैसे कोई पर्वत है, ऐसे करके कोई पर्वत है, आप यहाँ नीचे से ऊपर जाएंगे तो भी जैव विविधता घटती जाएगी। यहाँ पर ज्यादा जीव जंतु प्रकार के होंगे, यहाँ पर कम होंगे, है ना। तो दूसरा क्या है कि आप पर्वतों पर नीचे से ऊपर जाएंगे तो बायोडायवर्सिटी कम होती जाएगी। ये दोनों याद रखेंगे आप, 1 और 2। जैव विविधता की प्रवणता यह होती है कि अगर आप निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाएंगे तो जैव विविधता घटती जाएगी। अगर किसी पर्वतीय क्षेत्र पर आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊंचाई पर जाएंगे तो जैव विविधता घटती जाएगी। इसे बोलते हैं जैव विविधता की प्रवणता। जैव विविधता की प्रवणता क्या होती है ये नहीं याद करना है। आपसे क्वेश्चन आएगा कि अगर निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश पर जाने पर जैव विविधता ऑप्शन ए घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है, इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आप बता देंगे। पर्वतों पर नीचे से ऊपर जाएं तो जैव विविधता घटती है, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश पर जाने पर भी जैव विविधता घटती है। अब ऐसे देश इसको आप मैं रेफर कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें इसको। ऐसे देश जहां पर जैव विविधता बहुत अधिक है उन देशों को बोलते हैं बृहद जैव विविधता वाले देश, और इंग्लिश में बोलते हैं मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज।
कई बार पीसीएस में प्री में क्वेश्चन आया है, इनमें से कौन सा देश मेगा डाइवर्सिटी कंट्री में आता है या नहीं आता है। तो मेगा डाइवर्सिटी कंट्री का मतलब होता है, मेगा मतलब बृहद, डाइवर्सिटी का मतलब जैव विविधता वाले देश। तो ऐसे 17 देश हैं जो बृहद जैव विविधता वाले देश हैं या मेगा डाइवर्सिटी कंट्री, इसी को हिंदी में लिख देता है वो। इनमें से कौन सा देश मेगा डाइवर्सिटी कंट्री में आता है। तो यहां बता देता हूं, ये है नॉर्थ अमेरिका, आपका नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, इसमें एक देश है अमेरिका, है ना, अमेरिका। एक देश है मैक्सिको यहां पर। तो एक नंबर अमेरिका और दूसरा मैक्सिको, ये दो देश ऐसे हैं जो मेगा डाइवर्सिटी कंट्री में आते हैं। यहां पर ये साउथ अमेरिका है, मैंने एक सिंबॉलिक वैसे रफली बना दिया है, इसे आप समझ जाएंगे। यहां पर साउथ अमेरिका है और यहां पर एक देश है पेरू, ये मेगा डाइवर्सिटी कंट्री है। इसके ऊपर यहां पर है इक्वाडोर, यहां पर है कोलंबिया, यहां पर है वेनेजुएला, वेनेजुएला, और यहां पर है ब्राजील। तो दो देश कहां हैं, उत्तरी अमेरिका में। ये दो देश उत्तरी अमेरिका में हैं जो मेगा डाइवर्सिटी कंट्री में आते हैं, और 5 इसमें हैं साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में इसलिए कि यहाँ पर देखा वो विषुवत रेखा यहीं से गुजरती है। तो यहाँ पर क्या मैंने बताया था कि ये उष्णकटिबंधीय का क्षेत्र है, यहाँ पर जैव विविधता सबसे अधिक होती है। तो 2 तो आपके नॉर्थ अमेरिका में और 5 साउथ अमेरिका में ऐसे देश हैं जो मेगा डाइवर्सिटी कंट्री हैं। 7 हो गए। ये है आपका अफ्रीका, अफ्रीका में यहाँ पर एक देश है कांगो, यहां पर देश है साउथ अफ्रीका, और यहां पर एक देश है मेडागास्कर, है ना। तो ये 3 देश यहां पर, 2 देश नॉर्थ अमेरिका, 5 देश साउथ अमेरिका, 3 देश अफ्रीका में, 2 और 5 7 और 3 10 के अलावा 6 एशिया में है। यहां पर आपको जैसे मैं बताऊं 10 11 में एक भारत है। तो ये आप ध्यान रखें, भारत भी ये 17 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री है उनमें से एक है। तो 11वां भारत, 12वां चीन, 13वां मलेशिया, 14वां इंडोनेशिया, है ना, यही लिख देते हैं, यहां जगह नहीं है। 15वां ये कौन सा है, चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया और पपुआ न्यू गिनी, और 16वां है फिलीपींस, और 17वां ऑस्ट्रेलिया। तो ये 17 ऐसे देश हैं जहां पर जैव विविधता बहुत अधिक है, इसलिए इनको बोलते हैं 17 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री। उन 17 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री में एक भारत भी है। तो 2 नॉर्थ अमेरिका में है, 5 साउथ अमेरिका में है, 3 अफ्रीका में, 6 एशिया में, 1 ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। इस तरीके से कुल 17 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री हैं। आपको प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हैं। आगे हम मेंस में क्या आएगा ये भी पढ़ेंगे। तो आप इनमें से 2-3 चीजें याद रखें। एक तो जैव विविधता कहाँ ज्यादा होती है, कहाँ कम होती है ना। निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश पर जाएंगे तो जैव विविधता घटेगी या बढ़ेगी, पर्वतों में नीचे से जाएंगे ऊपर जाएंगे तो घटेगी या बढ़ेगी। दूसरा, ये 17 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री हैं, इनको एक बार जरूर मैप में जरूर देख लें आप। मैंने समझाने की कोशिश की है, लेकिन आप एक बार एटलस में देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगी। ये यहाँ से क्वेश्चन आता है, कई बार आया है। आई होप आपके समझ गए, आप ये चीजें समझ गए होंगे। थैंक्स।